नमस्कार मित्रों। शायद आप लोग हमें अच्छी तरह सुन पा रहे हैं। तो मैं उदय भानु पांडे असम से आप सभी लोगों को प्रणाम कर रहा हूं। आज तक जनसुलभ पुस्तकालय के 179 एपिसोड हो चुके हैं। ये 190वां एपिसोड है जिसमें मैं आपसे मुखातिब हूँ अपनी कहानी सजन सकारे जाएं की रचना प्रक्रिया और उसके पाठ को लेकर। कहानी एक ऐसी विधा है जिस पर बहुत विद्वानों का विचार है कि उसको एक स्वतंत्र विधा के रूप में, एक इंडिपेंडेंट जनर के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। कोई चीज़ आप लिखें वो कहानी है। और आज मैं इस कहानी की थीम की तलाश के बारे में लिखना चाहूँगा, कहना चाहूँगा। संसार के साहित्य में यदि आप देखें तो साहित्यकार सबसे अधिक प्रेम, युद्ध और मृत्यु से मुखातिब होया है। इसके बाद यदि कोई और प्रिय थीम है तो वो है विस्थापन। विस्थापन मेरे उस बहुत से मामूली और शिल्प विहीन रचना संसार में है जिसमें मैं लगभग 4 दशकों से दो चार होता रहा हूँ। 1965 में जब मैं बलरामपुर उत्तर प्रदेश छोड़कर असम के आदिवासी अंचल करबी अंगलांग चला आया तो यहाँ के समाज में भी विस्थापन को जानने और देखने का अवसर मिला। मेरे पूर्वज पावागढ़ गुजरात से बलबन के समय में इकौना और बलरामपुर आए थे और उसके बाद 1965 में मैं असम चला आया। मेरी पहली कहानी नगीना जो सारिका में 1982 में आई थी, इसी प्रवासन की थीम पर है। हिंदी के वरिष्ठ लेखकों ने, जिसमें सबसे पहले हैं प्रोफेसर श्रीमती गिरीश रस्तोगी ने, मेरी कहानियों में विस्थापन को रेखांकित किया। और 1989 में वाणी प्रकाशन नई दिल्ली से आए मेरे प्रथम कहानी संग्रह सतवंती के पूर्ववाक में उनकी ये टिप्पणी देखी जा सकती है। आई कोट, उदय भानु पांडे की प्रायः हर कहानी में पूर्वांचल की आदिवासी पृष्ठभूमि है, वहीं का लोक रंग है और दूर दराज बसे हुए आदमी की आंतरिक पीड़ा और जड़ता के विरुद्ध एक ईमानदार कोशिश है। आई अनकोट। विस्थापन के बाद इस चीज़ की चिंता होती है कि निर्वासन और प्रवास के बाद आदमी अपने जन्मस्थान की ओर वापस जाए या अपने कर्मस्थल को ही अपना आशियाना बना ले। इसके पीछे कुछ कारण सामाजिक आर्थिक हैं और कुछ व्यक्तिगत या पारिवारिक। तो इसी थीम पर मैंने कहानी मद्यपी स्वपच बनाम कुत्ता बनाम आदमी लिखी, जिसे हिंदी के शीर्ष पुरुष प्रोफेसर ज्ञान रंजन साहब ने अनुग्रह करके पहल के 92वें अंक में 2013 में छापा। इस कहानी का नायक या कथावाचक एक शराबी और एक कुत्ते की गरिमा से इतना प्रभावित होता है कि वो इसी शहर में, जो उसे निर्वासन के बाद मिला है, हमेशा रहने का निर्णय ले लेता है। मेरी दूसरी कहानी, जिसे आप अभी सुनेंगे, इसी थीम पर लिखी गई है। पहले इस कहानी को विशुद्ध कहानीकार प्रियंबद ने आकार के 45वें अंक में छापा 2016 में। बाद में 2019 में कथादेश के कहानी कोश के अंतर्गत समकालीन कहानी के खंड 8 में रवींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय ने इसे छापा।
बुजुर्ग कहते हैं कि पहाल और आकार दोनों पत्रिकाएं हिंदी कहानी की रिजेक्शन सेंटर्स हैं। इतने दिनों बाद आदरणीय ममता कालिया पहल में छपी और मेरी तो लगभग 3 रचनाओं की वापसी के बाद ही प्रियंबद ने आकार में मेरा निबंध हिंदी वालों में खंड खंड पाखंड तथा ये कहानी सजन सकारे जाएंगे छापी। मित्रों, मैं एक और बड़ी दिलचस्प बात बताना चाहूँगा। जब मैंने ये कहानी लिखी, हिंदी के एक वरिष्ठ साहित्यकार जो अपनी कला समीक्षा और अपनी कविताओं के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, उन्होंने सबसे पहले कृपा करके इसे पढ़ा और कहा कहीं भी इसे भेज दीजिए और मेरा नाम ले लीजिएगा कि मैंने इसे पसंद किया है। और आपको आश्चर्य होगा, मुझे तो आश्चर्य नहीं होता लेकिन आपको अवश्य आश्चर्य होगा कि 4-5 पत्रिकाओं में इस कहानी को बारी बारी से भेजा, सब जगह से लौट आई और मैंने उन वरिष्ठ कथाकार का नाम नहीं लिया क्योंकि वो मुझे उचित नहीं लगा। मुझे गर्व है कि मैं उनका जूनियर हूं, लेकिन मैंने उनका नाम लेना उचित नहीं समझा। कहानी लौटती रही तो हमने सोचा कि पहले रिजेक्शन सेंटर आकार में भेजा जाए और प्रियंबद जी ने ये कहानी छापी। तो मैं विस्थापन की बात कर रहा था। विस्थापन ने मेरे जीवन को बहुत गहरे रूप से प्रभावित किया है। मेरा मानना है कि विस्थापन के बाद जब आप किसी नई जगह जाते हैं, वहाँ रोजी रोटी के अतिरिक्त सम्यक अनुकूलन की आवश्यकता होती है। व्यक्ति, परिवार तथा जातियाँ यदि नए परिवेश से सामंजस्य नहीं करती, तब त्रासदी अपरिहार्य होती है। अपने देश में शक, कुषाण, यवन, यहूदी, पारसी और ईसाई आए। जिस समाज ने गरिमापूर्वक अपना अनुकूलन किया वह हमारे अंग हो गए, और जिन्होंने व्यर्थ का अहंकार दिखाया वह अपने और नए देश के लिए समस्या बने। अपने पूरे जीवन में मैं अब तक जो कुछ लिख सका हूँ उसका सामान्य निष्कर्ष ये है कि पूर्वोत्तर भारत में मनुष्य की गुणवत्ता उत्तर भारत की अपेक्षा बेहतर है। मेरे कथा संसार में ना चाहते हुए भी 2 तरह के पात्र आ गए हैं, विधेयक सोच और नकारात्मक सोच वाले। जब ये पात्र रूबरू होते हैं, टकराव और त्रासदी अपरिहार्य है। इस मशान में शपच, हरता कुंवर का वसीयतनामा, मद्यपी शपथ बनाम कुत्ता बनाम आदमी, पहल तथा किस्सा गजाबे घर का में इसे आप देख सकते हैं। मद्यपी शपथ बनाम कुत्ता बनाम आदमी का प्रोटैगोनिस्ट मुख्य पात्र एकाकी है, किंतु सजन सकारे जाएंगे का नायक अनादि अपने शहर से पूरी समरसता के बावजूद उस स्थान को छोड़ने के लिए बाध्य है जो उसे अपनी जन्मभूमि से अधिक प्रिय है। कहानी की प्रोटैगोनिस्ट आर्या बुरी स्त्री नहीं है, किंतु उसका चरित्र विनाशकारी है। लिहाजा अनादि उस प्रवास के स्थान को छोड़ देता है जो उसे अपनी जन्मभूमि से कहीं अधिक प्रिय है। विस्थापन ही एक बहुत बड़ी त्रासदी है, लेकिन अगर दूसरा विस्थापन हो, किसी नई जगह को आदमी अपना मान ले और उसे बाध्य होकर उसे छोड़ना पड़े, तो ये और अधिक बड़ी ट्रेजेडी मानी जाती है। भावना सक्सेना और पर्जन्या पांडे, ये 2 देवियाँ आ चुकी हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। और अब मैं अपनी कहानी पढ़ूँगा, उसके बाद थोड़ी सी जो और बात रह जाएगी। बस ये बात ज़रूरी है बताना कि
विस्थापित होकर जहां पात्र जाता है, मद्यपि शपच बनाम कुत्ता बनाम आदमी में है कि उस स्थान को वो नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसे एक कुत्ते और एक शराबी मनुष्य का व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। सजन सकारे जाएंगे में इसकी उलट स्थिति है। अनादि उस समाज में पूरी तरह से अनुकूलित हो चुका है, लेकिन उसको कुछ दूसरे कारण से छोड़ना पड़ता है। तो कहानी पाठ शुरू है मित्रों। सजन सकारे जाएंगे। उसकी आंखें अल्फांसो रत्नागिरी के टिकोरों पर जमी हुई थी। ये मेरी 5वीं पुकार थी, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई थी। वो मई का 3रा सप्ताह था और पहाड़ की गर्मी जानलेवा थी। स्टेशन से ऑटो रिक्शा पकड़ा, तभी से लग रहा था कि गले में कांटे उगाए हैं। आते ही फ्रिज खोला, लेकिन वहाँ पानी या बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। डाइनिंग टेबल पर मिनरल वाटर की 2 बड़ी बोतलों में गुनगुना गर्म पानी था। मेरी छठी पुकार पर वो मुड़ी। मुड़ते ही उसकी आंखों में अपरिचय का भाव घना हो गया। तुम आकर आराम क्यों नहीं करते अनादि? इतनी गर्मी में चीखना चिल्लाना ठीक है क्या? उसने केवल 3 प्रश्न ही पूछे। ये देखकर राहत सी मिली। मेरी जबान सूख रही थी, पर वो बोलती ही जा रही थी। ये औरत इतनी प्रश्नाकुल क्यों है? मैंने सोचा और लगभग चीखते हुए पानी मांगा। सामने, एकदम सामने डाइनिंग टेबल पर 2-2 बोतलें रखी हुई हैं, लेकिन जनाब को दिखे तब ना। मई की उस जानलेवा गर्मी में भी फ्रिज बंद था। मेरे मन में आया गर्म पानी से भरी दोनों बोतलें उसके थोबड़े पर दे मारूं, लेकिन सफ़र की थकान इस तरह तारी थी कि कुछ करना मुश्किल था। मैंने नल के कच्चे पानी से ग्लास भरा और गटकने लगा। कच्चे पानी का 2 घूंट अमृत की तरह लगा, हालांकि कच्चा पानी जानलेवा भी हो सकता था। इस बार केवल 30 टिकोरे ही लगे हैं अल्फांसो में, लेकिन बच जाएं इन कम वक्तों से तब ना। मिसेस तिमुंगपी पता नहीं कब कृपा दृष्टि डाल दें। शी इज इन द फैमिली वे, साली चोटिन। वो अब मुझसे मुखातिब हुई थी, लेकिन उसकी बातें दूसरों से संबंधित थीं। उनमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो बकर बकर किए जा रही थी। कंट्रैक्टर रंगफार 3री शादी रचा रहे हैं। बीबी नंबर 3 नेपालिन है। पैसे की माया है सब। नहीं तो 45 साल वाले 2-2 बीवियों के शौहर से कौन रास लीला रचाना चाहेगी? भगवान के लिए मुझे ऐसी सूचनाएं मत दो जो एकदम गैर जरूरी हो। तुम्हारे शौहर के पास केवल एक बीवी है, ये बात तुम्हारे लिए सुकूनदेह होनी चाहिए। पहले ये बताओ कि फ्लैट लिया कि नहीं? अगर हाँ तो कितने में? फ्लैट नहीं मिला। लोग 55 लाख मांग रहे थे। इतने में तो नोएडा में भी कोई छोटा फ्लैट मिल जाएगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में हमारा अस्तित्व खतरे में है। ये घर, ज़मीन, जायदाद सब कुछ छोड़ना पड़ सकता है, इसलिए यहाँ से भी बाहर कहीं सर छुपाने की जगह होनी चाहिए। अब मुझे विश्वास हो गया कि वो मेरे साये से भी बचना चाहती है। अब वो पुराने अंदाज में त्योरियां चढ़ाकर बात करने लगी थी। वो जानती थी कि उसका ये अंदाज कभी मुझे बेहद रिझाता था। वो ऐसा ही मई का महीना था और लखनऊ में बला की गर्मी पड़ रही थी। मैं आर्या के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच वाली बिल्डिंग के सामने खड़ा था। वो कुछ इसी अंदाज में त्योरियां चढ़ाकर पूछने लगी थी, तुम्हें सचमुच ये लाल इमारत बार बार सपने में दिखती है? इट्स सो अगली, ऑलमोस्ट ऑमिनस लुकिंग। ये इमारत इतनी बदसूरत है, लगभग नसड्डी। शायद उस जन्म में किसी माननीय न्यायमूर्ति ने इसी बेंच से मुझे प्राणदंड का निर्णय सुनाया होगा। वास्तव में मुझे भी इमारत एकदम मनहूस लगती है, श्रीविहीन। जब तुम पहली बार लखनऊ में दिखे थे, तुम्हें मैंने दोस्त की नज़र से नहीं देखा था। लक्ष्मण की मूर्ति के सामने तुम बेंच पर बैठे किसी दढ़ियल लड़के से फिराक की इमेजरी पर बात कर रहे थे। पता नहीं क्यों फिराक का नाम सुनते ही मेरे तन बदन में आग लग गई थी। आर्या बोली थी, उस लड़के को देखो तो सोनू,
मैंने सोना से कहा था, इतना हसीन लड़का लेकिन इसकी आंखें एकदम गुंडों की सी हैं। इसे दूसरा कोई टॉपिक नहीं मिला बात करने के लिए। जनाब फिराक की शायरी पर तकरीर फरमा रहे हैं। सोना ने कहा था, पगली है तू, इतनी सुंदर आंखें मैंने पहले कभी नहीं देखी, और फिराक की शायरी पर बात करना कोई गुनाह है क्या? अच्छा होता अगर सोना दीक्षित तुम्हारी हाँ में हाँ मिला देती, लेकिन तुम तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी थी। मैंने कहा था, अगर मैं पीछे ना पड़ती तो सोना तुम्हें भेड़ा बना लेती, कामरूप कमच्छा की लड़कियों की तरह। क्या बाय द वे असम की लड़कियां सचमुच बड़ी हसीन होती हैं? उसने पूछा था। मुझे ठीक से याद नहीं आता मैंने क्या जवाब दिया था। वह भी क्या दिन थे। मैं छोटे बालों का शौकीन था, लेकिन आर्या ने जिद पकड़ ली थी बड़े बाल रखने के लिए। बस कान नहीं ढकने चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आंखों में जितनी बदनीयती है, कानों में उतनी ही शराफत। उन दिनों ऐसी बेहुदा, बेमानी और बिना सिर पैर की बातों में बड़ा रस मिलता था। क्या कानों पर भी शराफत लिखी होती है? मैं फूल कर कुप्पा हुआ जा रहा था। तुम्हारे कान तुम्हारी आंखों की दुष्टता का निरावेशन कर देते हैं। निरावेशन? आई मीन न्यूट्रलाइजेशन। निरावेशन कैसा जबड़ा तोड़ लफ जाए। आर्या ने कहा लगाया था। आज उन दिनों मेरी तनिक सी उदासी पर वो किस तरह रो पड़ती थी, चाहको पाहको। लखनऊ के हाथी पार्क के आयना घर में जब मेरा चेहरा 10 कोनों का दिखा तो उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। डोंट बी चाइल्डिश, मैंने झिड़की दी थी उसे। हद हो गई बेवकूफ़ी की। कहीं यही बदसूरत चेहरा मुझे सपने में ना डराने लगे तो क्या हो जाएगा। फिर उसने 2-3 मुक्के जमा दिए थे। तुम मर्द लोग हमेशा नाबालिग ही रहते हो। तुम क्या समझोगे औरत का दिल? तुम्हें मेरे बड़े मामा जी की याद है? तुम्हें मेरे बड़े मामा जी की याद है ना? हाँ, वही ना जो काले रंग के अरबी घोड़े पर सवार होकर तुम्हारी मौसी जी की कोठी पर आया करते थे। सांवला रंग और गर्राबियाँ मूछें। या अल्लाह, तुम्हारी आंखें ठीक उन पर गई हैं। बस उनकी आंखें हल्की गुलाबी हुआ करती थीं, गोया सुरूर अंगेज हों, और तुम्हारी एकदम काली कालकूट से लबरेज। कैसे मामा जी की याद आ गई आज। वे कहा करते थे कि नर और मादा की मोहब्बत और नफरत का राज ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी नहीं जान सकते। तुम क्या खाकर जानोगे। हम इमाम बाड़े के रूमी दरवाजे के पीछे वाले पार्क में भेल पूरी खाते और पूरब में इससे शकील चच्चा के चाय खाने में अदरक पड़ी चाय पीते। एक बार गोमती के उस पार से हमें कोयल की आवाज़ सुनाई पड़ी थी। उसके गालों पर बीर बहूटियाँ दौड़ गई थीं। इस मौसम में पहली आवाज़ है कोयल की। क्या तुमने बेगम अख्तर का वो दादरा सुना है? कोयलिया मत कर पुकार, करेजवा लागे कटार। लेकिन आज तो कोयल की ये कूक सुनकर तौबा तौबा, आई फील लाइक किसिंग यू। हे ईश्वर, लड़की होना भी अभिशाप है। वो बोल रही थी तब उसकी कश्मीरी नाक एकदम लाल हो गई थी। यह कैसे हो सकता है कि कोई लड़की एक साथ लाजवंती भी हो और निर्लज्ज भी। मैंने सोचा था और उदास भी हो गया था, थोड़ा उद्भ्रांत भी। क्या उन दिनों की ये उदासी ईश्वर की तरफ से भेजी गई एक चेतावनी थी, जिसे नज़रअंदाज करके मैं जीवन भर चक्रव्यूह में फंसा रहा? क्या उत्तर प्रदेश की ये राजधानी, जिसे ऐनी आपा बड़े गर्व से लक्षणावती कहती हैं, अब ऐसी लड़कियों को जन्म देने लगी है जो अपने लवर से डंके की चोट पर कह सकती हैं, आई फील लाइक किसिंग यू। छी, ये कैसी निर्लज्जता है। मैंने अपने आप से कहा था। भारत में तो छठे दशक को डर्टी 60s नहीं कहते हैं शायद। मैं धीरे से बुदबुदाया था, लेकिन आर्या के चौकन्ने कानों ने इससे सुन लिया था। डॉक्टर अरुण त्रिपाठी जी, नमस्कार।
क्यों नहीं? क्या पंत जी ने पंक्तियां नहीं लिखी थी? धिक्रे मनुष्य तुम स्वस्थ शुद्ध निश्चल चुंबन अंकित कर सकते नहीं प्रिया के अधरों पर। हाँ, कुछ लोग प्रेम को ही डर्टी माने तो बात दीगर है। अंशुल मौसेरे भाई से दबी जबान में ये चर्चा चलाई तो उसने खिलते हुए कहा था, भाई साहब आप तो बड़े घोंचू टाइप के इंसान लगते हैं। किस तरह पुरुरवा के दार्शनिक को उस उर्वशी शरीर की ओर खींचती है। पुरुरवा प्रेम को इश्के हकीकी बनाना चाहता है, लेकिन उर्वशी उसको इश्के मजाजी बना देती है। ये तो नारी का स्वभाव है। द डिज़ायर टू किस द लवर इज ओबियसली नेचुरल। लेकिन उस बेचारी लड़की को ये पता नहीं कि मेरे भाईजान इस ज़माने में भी उस लक्ष्मण को अपना आदर्श मानते हैं जिसने एक बेगिंग प्रिंसेस के नाक कान काट लिए थे। अरे आपको तो अपने पर फख्र होना चाहिए। एक कश्मीरी पंडित के घर की लड़की इस तरह आपके कदमों पर बिछी जा रही है। ये सारी बातें याद आने पर अब मन को सुकून नहीं देती। शी इज़ बबलिंग विद लव। अंशुल ने तब आर्या की वकालत की थी। कुछ लड़कियां पागलपन की हद तक प्यार कर सकती हैं। हम लोग कुछ नहीं जानते उनके बारे में। तुम खुशकिस्मत हो नादी दद्दा। ये लड़की तुम्हारे लिए रेलवे लाइन पर लेट सकती है बेटे, मौसी जी ने कहा था। वो तरुणाई की निष्पाप अवधि थी जब बादल देवदूतों के गाल की तरह दिखते थे और आर्या की प्रशंसा में बोले गए शब्द मंदिरों में उच्चारित मंत्रों की तरह पवित्र सुनाई पड़ते थे। असम प्रवास ने तब हिंदी प्रदेशों को और अधिक आकर्षक बना दिया था और उनसे संबंधित लोगों को सहज ही महिमा मंडित करने की इच्छा होती थी। अब मैं सोचता हूँ कि यह सारा इंद्रजाल मुझे अपशब्द करने का एक बहाना सा था। विवाह के बाद 42 मृत्यु वर्षों में दुस्वप्न बनकर ये बातें जीवन को जकड़े हुए हैं। इतने गहरे रोमांस को मरने के लिए क्या केवल कुछ महीने ही लगने चाहिए थे? और अब जब जीवन की सांध्य बेला के साथ मृत्यु का धीर पद विन्यास भी हल्के से सुनाई पड़ने लगा है, मैं ये बात पूरी शिद्दत के साथ महसूस कर रहा हूँ कि जीवन का सारा व्याकरण ही गलत हो गया है। वैसे ज़िंदगी अपनी जगह ठीक ही चल निकली थी। टाउन प्लानिंग का काम लगभग अच्छा खासा उद्योग ही बन गया था। सरकारी तनख्वाह के अतिरिक्त प्राइवेट प्रैक्टिस से भी ठीक ठाक आमदनी थी। जब से ट्राइबल लोग आगे बढ़ने लगे, ये शहर उनके लिए स्टेटस सिंबल बन गया था। सरकार तो इसे सजा ही रही थी। चुने हुए नागरिक भी अपनी तरह से इसे सजा रहे थे। शहर में एक एक कर न जाने कितने आकर्षक रिहायशी मकान उगते जा रहे थे। लगभग हर नए घर के निर्माण में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जब इंटीरियर डेकोरेशन के लिए मुझे बुलाया जाता, मैं आर्या को भी अपने साथ ले जाता। उसके सुझाव प्रायः बड़े रचनात्मक होते, लेकिन चलने के पहले वो सबको कम से कम गृह स्वामिनी को आहत कर देती। कुल मिलाकर हमारा परिवार लोकप्रिय भी था और सम्मानित भी, लेकिन आर्या सुंदर ट्राइबल महिलाओं से अदबदा कर सींग लड़ाने लगती। स्पोकन इंग्लिश क्लास लेती तो बंगाली, असमिया और ट्राइबल विद्यार्थियों के एक्सेंट को लेकर कोई बेहूदी टिप्पणी जड़ देती। जब कोई ट्राइबल लड़की छोटे साइज की स्कर्ट पहनकर आती और डपटती, वाई आर यू पैरेडिंग योर अगली थाइज इन द स्कर्ट। स्कर्ट पहनती हैं गोरी लड़कियां जिनकी सुडौल जंघाएं कार्तिकेय जैसे लड़कों को सपने में हांट करने लगें। ये बातें जब वो झन्नाटेदार अंग्रेजी में कहती, दुष्ट लड़के खूब भी टीटी करते, लेकिन लड़कियां तमतमा उठती। यह आश्चर्य है कि कभी वो पीटी नहीं गई। ये गुस्ताखियां उस समय हो रही थीं जब पूरे असम, मणिपुर और दूसरे ट्राइबल इलाकों में हिंदी भाषियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा था। तुम इन लोगों की बात करते हो, ट्राइबल लड़कियों की? ये सारी तो उस कैटेगरी में आती हैं जिनके बारे में ज्ञानी जन कहते हैं, जहाँ देखें पानी पर रात वहीं बिताएं सारी रात। यौन शुचिता तो केवल नागा लड़कियों में होती है। क्या तुम कोई समाज शास्त्री या नृतत्व शास्त्री हो जो जातीय गुणों पर ऐसी टिप्पणी कर रही हो? मैं उसके गैर जिम्मेदाराना रवैये से बेहद खफा था। उसकी ऐसी ओछी और बेहुदा टिप्पणियों पर बवाल खड़े हो सकते थे।
Why the fuck should I need to be a समाज शास्त्री या नृतत्व शास्त्री to talk sense? वो गुर्राई थी किसी बन बिलाई की तरह। लगता है तुम उस समय देव दिखाती हो जब ये ट्राइबल लड़कियां डाट डाट डाट। मेरा गुस्सा बेकाबी हो रहा था। ये देव दिखाना क्या होता है? देव दिखाना यानी कि दिया दिखाना। डू यू वॉच देम बाई लाइटिंग अ लैम्प व्हेन डाट डाट डाट। इस बात पर बकटुट हंसी थी वो। 42 साल एक साथ रहने के बावजूद उसे समझ पाना आसान न था। वो एक ही सांस में ऐसी बात कह सकती थी जो आपका कलेजा छलनी कर डाले, और खुलकर हंस भी सकती थी। गंधर्व कंठ से वो मीरा भजन गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध भी कर सकती थी, और उसी कंठ से फटे बांस की सी आवाज़ में पड़ोसियों को चुनिंदा गालियों से नवाज भी सकती थी। उसके बारे में बस एक बात मैं अच्छी तरह समझ सका था, उसे इस बड़े बंगले पर एक आधिपत्य चाहिए था जिसमें वो अकेली रह सके। सामने के अशोक के पेड़ों को कटवा कर वो ढाबलियाँ बनवाना चाहती थी, जहाँ वो गल्ला माल की दुकान तक खोलकर उस पर बैठ सके। उसकी तमन्ना थी कि दलाली करे, छोटे स्तर की सियासत पर उतारू हो। चूँकि हमारे दोनों बच्चे शिकागो में नर्सिंग होम चलाकर खुशहाल थे, मैं इन कमीनी हरकतों के खिलाफ था। मेरे यहाँ रहते ये सब संभव नहीं था, लिहाजा मैं उसके लिए अब सिर्फ एक बासी अखबार हो चुका था। हाँ अनादि, ऐसे लोग होते हैं जो एक साथ प्यार भी कर सकते हो, नफरत भी। लखनऊ के साइकियाट्रिस्ट ने कहा था, आदमी कभी भी बदल सकता है, बस फर्क इतना है कि आदमी यानी कि नर कभी कभी बदलता है, और कमबख्त औरतें हर लम्हा बदलती रहती हैं। जब बदलना एकदम नकारात्मक होता है तब शादियां टूट जाती हैं। अपनी सारी कोफ्त को पी जाइए नीलकंठ बनकर, आपके दोनों बच्चे और बढ़ेंगे, इंशाअल्लाह आपका नाम रोशन करेंगे। ये मत समझ लीजिएगा कि डिवोर्स आपको सुख शांति देगा। मे बी द नेक्स्ट वाइफ प्रूव्स टू बी अ ग्रेटर सिन। आर्या में चेंज एज वेल। रफ इट अप यंग मैन, हम सब झेलते हैं, तुम भी झेल जाओ, यही माया है। नूर मंजिल के सबसे बुजुर्ग साइकियाट्रिस्ट ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी सहलाते हुए मेरी आंखों में झांक कर कहा था। लखनऊ से लौटने के बाद घर एकदम सूना दिखा। दोनों बच्चे अमेरिका में थे। आर्या नई नई खुराफात में लगी हुई थी। उसने लेडी चैटर्डीज लवर को चाट डाला था। लगभग 3/4 किताब लाल पेंसिल से रंगी थी। जानती हो, मुझे बहुत कोफ्त होती है जब कोई किसी किताब या मैगजीन को अंडरलाइन कर देता है। मुझे लगता है जैसे किताब का शील भंग हो गया है। मैंने पहली बार उसे टोका था। क्या क्या चोंचले पालते हो तुम लोग, किसी दिन शील तो भंग होना ही है। ये सन्स एंड लवर्स देखो। उसने दूसरी किताब मेरे सामने रखी। उसमें उसने हरी पेंसिल का इस्तेमाल किया था। एक गोरी मेमे बहन डाट डाट डाट। पता नहीं किस किस से और कितना सेक्स चाहिए इन्हें, लेकिन लॉरेंस की कलम में ताकत है, ये मानना पड़ेगा। किताबें उसकी कमज़ोरी थी। मैंने उसके लिए महंगी किताबें खरीदी जिन्हें मुझसे ज़्यादा वो पढ़ती थी, लेकिन जब उस पर बात करने का दौड़ा पड़ता, किताबें एक तरफ पड़ी रह जाती। उसके पास जैसे पूरे कस्बे का खुफिया तंत्र था। पूरी दुनिया जहान की खबरें उसके पास होती थीं, पर केवल परनिंदा पर चर्चा की, जो वो मुझे खाने के साथ परोस देती थी। परिचित समाज उसे टॉकिंग मशीन कहता, लिटिल चैटर बॉक्स और मिसेस गॉसिप कहता। पीठ के पीछे लोग उसको 1000 गालियां देते, लेकिन ये कहना नहीं भूलते कि रुपए पैसों के बारे में वो कभी भी बेईमानी नहीं कर सकती, और ना ही उसके पांव बुरे रास्ते पर जाते हैं। हारी बीमारी में वो पड़ोसियों और परिचितों के बच्चों की देखभाल भी कर लेती, लेकिन उसकी ज़ुबान खंजर थी। जो चलना शुरू होती तो कत्लेआम मच जाता। वो भिखारियों को बेरहमी से दुरदुरा देती, लेकिन पागलों को सर आंखों पर बिठाती। कभी कभी वो ये भी कहती कि बड़े भाग्य से ही कोई पागल होता है। नहाने और खाने के बाद मैं अपने ऑफिस रूम में चला आया।
3 घरों का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया था। मैंने फ़ोन कर मालिकों को फीस लाने को कहा, बैंक का खाता और पेंशन का ट्रांसफ़र करवाया और कार से पूरे शहर का एक चक्कर लगाया। शाम की हल्की खुनकी हवा में तारी हो चुकी थी। मैंने पूरी शिद्दत के साथ अपने उस शहर की खूबसूरती को महसूसा जिसे मैं अपने देश का सबसे प्यारा शहर मानता हूँ। यहाँ ना तो किसी राजा रानी का किला या प्रासाद है और ना ही यहाँ इतिहास की कोई खूनी लड़ाई लड़ी गई है। 2-3 साधारण मालों को छोड़कर यहाँ कोई ख़ास बाज़ार भी नहीं। लेकिन जब यहाँ की कोई ट्राइबल लड़की अपने प्रेमिक पर प्रणय निवेदन ठुकराती है तो ज़ुबान या कलम का इस्तेमाल नहीं करती। मांझ निशा में वो अपनी बांसुरी पर फ़ानी बहुभूत और शैली की सी विषाद भावना से ओतप्रोत कविता की तरह संगीत की एक उदास धुन बजाती है, जिसे सुनकर हर नौजवान कहता है, हे ईश्वर, तुमने फिर किसी नौजवान का दिल तोड़ दिया। मेरे दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी टिप्पणी आवश्यक हो जाती है। पूर्वोत्तर भारत में आदिवासी समाज में जब कोई लड़का किसी लड़की के समक्ष प्रणय निवेदन करता है और विवाह का प्रस्ताव देता है, तो उस प्रस्ताव का उत्तर देने का एक अजीब सा तरीका है। यहाँ ट्राइबल लड़की रात में आधी रात के बाद अपनी बांसुरी पर एक तान बजाती है और वो बड़ी ट्रेजिक वो तान बड़ी ही ट्रेजिक होती है। वो लगता है जैसे बहुभूत का आप कोई नाटक पढ़ रहे हैं या शैली की कोई कविता पढ़ रहे हैं या मीर तकी मीर की कोई दर्द भरी गज़ल सुन रहे हैं या दाग देहलवी की कोई गज़ल सुन रहे हैं, और उससे वो लड़का जान जाता है कि उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया गया है। अब आगे बढ़ता हूँ। मैं उस शहर के सौंदर्य को आखिरी बार छक्कर पी लेना चाहता था। पूरा शहर सुंदर पार्कों से भरा पड़ा था। उनके निर्माण में मेरी छोटी बड़ी भूमिका थी। उनसे हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। बोहागी का उद्यान केवल बोहाग यानी बसंत ऋतु में ही नहीं, हमेशा खिला रहता था। शादी के तुरंत बाद वासोदत्ता चटर्जी मुझसे यहीं टकरा गई थी। इत्तफाकन पार्क लगभग खाली था। वासोदत्ता ने मुझे लगभग घसीट कर एक बेंच पर बिठा लिया था। ले आए यूपी वाली कुलीन कन्या ब्याह कर, इस तरह किसी का दिल तोड़ते हैं भला। हालांकि सहेलियों ने बार बार मुझे वार्न किया था। माँ ने भी कभी कहा था कि उस लड़के की आंखों में कोई और बसता है, लेकिन पापी प्राण कहाँ मानते थे आप भी। उसने श्याम वर्ण पतली लंबी उंगलियों से अपना सांवले गुलाब की पंखुड़ियों से बना चेहरा ढांप लिया था। उन उंगलियों से रिश्ते आंसुओं ने मुझे विचलित कर दिया था। मैंने तुम्हें कभी अंधकार में नहीं रखा। क्या किसी मनुष्य या देवता की हर इच्छा पूरी होती है? यू मस्ट नॉट लिव इन द पास्ट। पता नहीं क्यों मेरी आवाज़ कांप जा रही थी। मोह भंग अभी पूरा नहीं हुआ था। उसने मेरे कंधे पर अपना सर टिका दिया था। मैंने लेकिन सर को थपथपाया नहीं था। मैं आज उसी बेंच पर 5 मिनट तक बैठा और उसके लिए प्रार्थना की। एक आध दुकानों पर लेन देन था, उसे निपटाया। शहर काफ़ी बढ़ गया था। उसके हर कोने में यादों के गुलदस्ते थे, लेकिन सबसे मिल पाना संभव न था। एक बार सब्जी मंडी का चक्कर लगाया और उन चेहरों का जायज़ा लिया जिनके बाप भी मुझे सब्जियां देते थे। फिर मैं उस करबी महिला की दुकान पर गया जिसने बरसों पहले सहजन की सब्जी, जिसे असमिया में सजना कहते हैं, तौलने के बाद मुझे छेड़ा था। मेरे सजना तेरे सजना। आज उसने मुझे फिर छेड़ा। सर, क्या देखकर इस शहर को अपना दिल दे बैठे आप? क्योंकि ये शहर यूपी के शहरों की तरह कमीना नहीं है, मैंने कहा, लेकिन मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक पाया। वो मंदिर पास ही था जिसके लिए 8वें दशक में मैंने 10,000 का चेक दिया था।
और कार सेवा के समय आर्किटेक्चर इंजीनियर से राजमिस्त्री बन गया था। मैंने इस मंदिर में मत्था टेका और इस पूरे शहर की सलामती के लिए दुआ मांगी। यह शहर मेरे लिए एक मेटफर था। माँ की तरह इसने मुझ पर अपना वात्सल्य लुटाया था। हालांकि इस शहर का मैं विश्वकर्मा था। मैंने ही इसकी पूरी योजना बनाई थी और इसे एक ऐसा व्यक्तित्व दे सका था जो अपनी सुंदरता में अद्वितीय हो। अब मैं शहर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति लखन सिंह रंघांग के बगीचे में था। शहर की नगर पालिका के भूतपूर्व अध्यक्ष 98 वर्ष के रंघांग साहब इजी चेयर में बैठे गीता पढ़ रहे थे। मैंने उनके पांव छुए और चौधरी स्वीट हाउस लखनऊ की परवल मिठाइयों का एक डिब्बा मेज पर रख दिया। उन्होंने वात्सल्य पूरी आवाज में मुस्करा कर कहा, आयुष्मान भवा। वार्धक्य के बावजूद उनका चेहरा चमक रहा था। सुना है कि तुम लखनऊ या इलाहाबाद में कोई फ्लैट ले रहे हो, लेकिन ये शहर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अब तो तुम भी 70 पार कर चुके हो। यहीं रुको ताकि तुम मुझे कंधा दे सको। अब आंसुओं को रोक पाना मुश्किल था। थोड़ी देर बाद जब सामान्य हुआ तो बोला, 1 या 2 रूम के दड़बे को खरीदने के लिए भी 1 करोड़ चाहिए। इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊंगा? फिर जीवन भर इतने कुशादा घर में रहने के बाद वहाँ की काल कोठरी में कैसे रह पाऊंगा? यह अर्धसत्य बोलकर मैं मन ही मन लज्जित हो रहा था। जब मैं घर लौटा, आर्या क्लास ले रही थी। मैं किचन में गया और अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगा। वो झट से मेरे पास आई और सवाल दागा, भूख कम है या ज़्यादा? उसी हिसाब से खाना बनाऊं। नौकरानी को हटाकर कम से कम 10,000 तो बचा ही रही हूं घर के लिए। मुझे भूख है ही नहीं, मैंने खींच कर कहा। कॉफ़ी लेकर मैं ऑफिस रूम में चला आया। मेरे बार बार मना करने के बावजूद वो अशोक के पेड़ों की टहनियों को छिनगाती रहती थी। देखा कि पेड़ लगभग पिंडलियों तक नंगे हो चुके थे। जड़ से फुनगी तक पत्तियों से ढके अशोक के पेड़, जिन्हें असम में पारिजात कहते हैं, मुझे बेहद पसंद हैं। लेकिन आर्या उन्हें ऊपर तक छिनगाती रहती है। उसकी आंतरिक इच्छा है कि नंगे पेड़ जब खूब मोटे हो जाएं तो उन्हें कटवा कर उनकी लकड़ियां बेच दी जाएं और घर की शोभा बिगाड़ दी जाए। कमरे में मैंने डेस्कटॉप चलाकर पेन ड्राइव में सब कुछ डाउनलोड किया। भगवान शंकर की चांदी की मूर्ति, माँ का अंतिम उपहार, बाबूजी की ब्राउन शेरवानी वीआईपी में पैक की, कैमरे से घर और उद्यान की फ़ोटो ली। खाना खाना है या कहीं से खा पी कर आए हो? उसने रात के 10 बजे पूछा। इसका उत्तर तुम्हें मिल चुका है। शायद वासो दत्ता मैडम मिल गई होंगी। ससुराल और मायका एक ही शहर में मिला है। हाउ लकी। 3 साल पहले वो बेचारी ये दुनिया छोड़ चुकी है। हाँ, याद आया। हुस्ने बंगाल अल्लाह मियाँ को प्यारा हो चुका है। पुअर सोल, लॉन्ग लिव हर रोमांस विद विश्वकर्मा ऑफ दिस टाउन। मैंने आंखें कंप्यूटर पर टिकाए रखी। वो सीधे मास्टर बेडरूम में चली गई और मोबाइल पर चीखने लगी। उसकी बातों में जहर घुला था। वहाँ शहर के चलने वाले सारे लफड़ों की चर्चा थी और बार बार बात करने वाले शख्स को डोमिनेट करने की एक दुर्दमनीय लालसा भी। मैं ऑफिस रूम से अपने बेडरूम में चला आया। महीनों से बिस्तर की चादर बदली नहीं गई थी। मैंने चादर बदली, तकिए का गिलाफ बदला और डीवीडी प्लेयर पर बेगम अख्तर की सीडी लगा दी। हमरी अटरिया पे आओ संवरिया, देखा देखी बलम हो जाए। प्यार की भिक्षा मांगे भिखारन, लाज हमारी रखियो साजन। आओ सजन अब हमरे द्वारे, सारा झगड़ा खत्म हो जाए। अशोक वृक्ष की शाखाओं के बीच पूर्णिमा का बड़ा सा चांद उलझा हुआ था। आज के बाद अशोक के वृक्षों से उभरता ये चांद शायद कभी ना दिखे। आम्रपाली के तीनों पेड़ आम के टिकोरों से लदे हुए थे। पता नहीं इनका स्वाद फिर कभी चख पाऊंगा या नहीं।
अल्फांसो आम अभी कम फलता था। चलो ये औरत अब ये शिकायत नहीं कर पाएगी कि इतनी शरीफ पड़ोसन आम चुरा कर ले जाती है। मेरे ना रहने पर ट्राइबल महिलाएं बनातीदार नहीं चमरौधा दे मारेंगी इसके थोबड़े पर। यह शहर लगभग 50 सालों से मेरे ऊपर अपना प्यार बरसाता रहा है। ये घर जो मेरे लिए दोनों बच्चों की तरह प्यारा है छूट जाएगा। सवेरे नहीं, अभी मंदिर में मत्था टेक आता हूँ। बीरेन सिंह और अगस्टिन रंगपी की दोनों पेंटिंग जो मुझे उपहार में मिली हैं पैक करता हूँ। सोने का प्रयास करता हूँ लेकिन नींद कहाँ। छत पर आता हूँ तो पूरा शहर दिखाई पड़ता है। अपने और पड़ोसियों के बगीचों को देखता हूँ। हवा चलती है तो पत्तियाँ आहिस्ते से हिलती हैं, अन्यथा सारी सृष्टि विश्राम कर रही है। दिन में 10 घर पहले के पेड़ों से गिलहरियाँ ची ची करती पेड़ों पर कूदना फुदकना शुरू करती हैं और तकरीबन 50 घरों के पसरे उद्यानों में गश्त लगाती रहती हैं। इतने बड़े घर और कैंपस के निर्माण में उत्तर प्रदेश के किसी छोटे शहर में भी 5 करोड़ से कम ना लगेंगे। ना तो बच्चों से पैसे मांगूंगा और ना ही उसके पास रहने जाऊंगा। सारी रात आंखों में चली गई है। बादलों से घिरी सुबह ठीक 5 बजे मेरा स्वागत करती है। चिर परिचित बिहारी ऑटो रिक्शा वाला मेरे तीनों सामान लोड करता है। फ्रिज से मिनरल वाटर की दोनों बोतलें निकालता हूँ। पानी बिल्कुल ठंडा नहीं है। इश्के पेंचा ने फ्रिज को ऑफ करके रखा है। गुस्से से बौखलाए दिलो दिमाग को समझाता हूँ और अलमारी से कॉन्फिडेंशियल फाइल निकालता हूँ। एक आर्ट पेपर 27 अक्टूबर 1970 की शाम की घटना पर आधारित आर्या की एक स्केच है जिसमें आँखों और होठों से खुशी छलक रही है। ये वही शाम थी जब हमारी शादी तय हो गई थी। मुझे 28 की सुबह अवध आसाम एक्सप्रेस से वापस आना था। स्केच के नीचे आर्या की राइटिंग में लिखा एक दोहा था। दोहे की स्याही धुंधली पड़ गई है, फिर भी उसे पढ़ा जा सकता है। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, बिधना ऐसी रैन कर भोर कबहु न होए। मैं दोहे को क्रॉस करता हूँ, नीचे लिखता हूँ मक्कार गद्दार शूर्पनखा की औलाद यू स्वाइन। फाइल और अलमीरा खुला छोड़ देता हूँ। सुबह हो रही है। बाहर आकर ऑटो रिक्शे में बैठ जाता हूँ। तो दोस्तों कहानी ख़त्म भी हो गई। अब इस कहानी की रचना प्रक्रिया के बारे में बहुत संक्षेप में 2-4 वाक्य मैं आपसे कहना चाहूँगा। मैं प्रायः स्वतःस्फूर्त ढंग से लिखता हूँ। जैसे कविताएं स्वतःस्फूर्त होती हैं, मेरी कहानियाँ भी स्वतःस्फूर्त होती हैं। मेरी भाषा शिल्प और किस्सा गोई आदि को मेरी एम्बेडेड सेंसिबिलिटी संस्कार जनित संवेदनशीलता निर्धारित करती है। कहानियों की कथा वस्तु कभी कभी विपरीत स्थितियों कंट्रेरी सिचुएशन से लेता हूँ। प्रेम की थीम पर मैंने कहानी उत्तरराग मृत्यु का पहला ड्राफ्ट 1979-80 में लिखा था, जिसमें यह कहानी से निकलकर सिनिकल हताशा पर ये कहानी सिनिकल हताशा पर समाप्त होती है। उस समय मैं मणि मधुकर साहब की कहानियों को पढ़ रहा था और उसकी एक छाया सी पड़ गई है। सिनिकल हताशा पर खत्म होने वाली ये मेरी अकेली कहानी है। और ये आज के रविवार विशेषांक में निकली थी। फिर सतवंती कहानी संग्रह 1989 में ये सम्मिलित की गई थी। इसके 16-18 सालों बाद मैंने प्रेम की विधेयक अवधारणा को लेकर कहानी उत्तर राग लिखी, जो 2001 में उत्तर राग एवं अन्य कहानियाँ वाणी प्रकाशन से आई। पहल 92 2016 के अंक में
हमारी वो कहानी छपी थी मध्य पे शपथ बनाम कुत्ता बनाम आदमी, जिसमें विस्थापित नायक अपने शहर को, नए शहर को न छोड़ने का निर्णय लेता है, क्योंकि वो एक कुत्ते और एक शराबी के चरित्र से बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है। इस कहानी, यहाँ मैंने कहानी के मिथक को बदल दिया है, उलट दिया है। आप कभी कभी रचनाओं के मिथक को उलट देने से प्रासंगिकता आ जाती है उसमें। जैसा हमारे एक जूनियर प्रोफेसर ने रिवर्सल ऑफ मिथ इन द नॉवेल्स ऑफ पिंचन, अमेरिकन नॉवलिस्ट पिंचन, जो मिथक है उसको उलट देने से कहानी की पूरी विषय वस्तु बदल जाती है। तो इसी तरह जैसे उत्तर राग की मृत्यु पहले मैंने लिखी, जिसमें प्रेम के नकारात्मक पक्षों का सृजन है, और 16-18 साल बाद लिखी उत्तर राग। उत्तर राग एक विधेयक अवधारणा पर टिकी प्रेम कथा है, और दोनों प्रेम कथाएं एक दूसरे से एकदम अलग हैं। तो इसी तरह विस्थापन पर दो कहानियाँ। पहली कहानी मध्य पे शपथ बनाम कुत्ता बनाम आदमी, जिसे आदरणीय प्रोफेसर ज्ञान रंजन साहब ने छापी थी पहल में, और उसके जस्ट उलट ये कहानी छपी सज्जन सकारे जाएंगे। ये कहना आप प्रासंगिक नहीं होगा कि ऐनी आपा यानी कुर्तुल एन हैदर साहिबा ने इस दोहे को 4 बार उद्धृत किया है। आग का दरिया जो उनका मशहूर उपन्यास है, 4 बार उद्धृत किया है। चारों के टेक्स्ट अलग अलग हैं, क्योंकि ये किसी ये फोक लिटरेचर का टेक्स्ट है। हम लोग बचपन में इसे सुनते थे, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोज। तो ये जो प्रेम की अवधारणा थी उसको उलट दिया है मैंने प्रारंभ इसमें, इस पृष्ठभूमि में प्रेम की उस अवधारणा को मैंने उलट दिया। अब हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां प्रेम भी एक कमोडिटी हो चुका है, एक तरह की वस्तु हो चुका है। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा। सबसे पहले तो मैं अर्पण कुमार जी को धन्यवाद देता हूं, जिनके द्वारा मैं सार्वजनिक पुस्तकालय के इस मंच पर आ सका, और आप सारे सज्जनों को, देवियों को धन्यवाद देता हूं। केपी सक्सेना साहब, बहुत धन्यवाद। वो लिखते हैं बेहतरीन प्रस्तुति। मधु मेहता साहब लिखते हैं बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद आपको। हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे। नमस्कार।